हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों ने जिला सीरीज शुरू किया था जिसमें कि हम देहरादून पढ़ रहे थे और हमने इसकी भौगोलिक स्थिति पढ़ रही थी और साथ ही साथ में इसकी जो हिस्ट्री थी वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज नया सेशन शुरू करने से पहले मुझे कुछ कमेंट्स आए थे तो मैं वो देख लेती हूँ एक बार, जिसमें कि सबसे पहला कमेंट जो था वो है विवेक सनवाल जी का, और उनका कहना है कि मैम लाइव क्लासेस होती हैं क्या। तो विवेक जी देखिए, लाइव क्लासेस नहीं होती हैं क्योंकि मैं खुद ऑफिस जाती हूँ तो लाइव क्लासेस देना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ चैनल पे। दूसरी बात, विवेक जी कह रहे थे कि वीक का रिव्यू जो है वो सैटरडे को हो सकता है क्या। तो देखिए, सैटरडे को मुझे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैं खुद ऑफिस जाती हूँ और शाम को आकर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिव्यू जो है हम संडे को ही करेंगे क्योंकि संडे मैं भी फ्री होती हूँ और अच्छे से हम लोग रिव्यू कर लेंगे, कोई इशू भी नहीं है उसमें। और आई थिंक आप भी उस दिन फ्री रहते होंगे संडे वाले दिन, इसलिए रिव्यू हम संडे को ही करेंगे। ठीक है। दूसरी बात है, प्रवीण सिंह जी कह रहे थे कि मैडम क्लासेस जो है आप रेगुलर लेकर आएँ। तो प्रवीण जी मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, शायद जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल पर वीडियो डालना तब से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में जिसकी वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही थी, बट अब आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर ही आएंगी। तो चलिए हम जिला सीरीज़ में देहरादून को देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रमुख वनस्पतियाँ क्या क्या हैं देहरादून की। ठीक है, तो ये जो मैप मैंने बनाया हुआ था ये आप आज यहीं पर है, कल ही मैंने बनाया था वही वाला मैप है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले प्रमुख वनस्पतियाँ देख लेते हैं आज। तो वनस्पतियों की अगर बात की जाए तो देहरादून में जो है पहाड़ी इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चीड़ का पेड़ देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पर बांज का देखने को मिलेगा, देवदार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ पर बुरांस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ा तराई की तरफ आ जाए, यहाँ जो मैदान का क्षेत्र है इधर अगर हम आ जाए तो यहाँ पर आपको साल, सागौन, शीशम, साथ ही साथ आम के आपको काफ़ी पेड़ देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको आंवले के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, एक तो आपको साल देखने को मिलेगा, शीशम आपको यहाँ पे मिलेगा, सागौन देखने को मिलेगा, आंवला के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, आम के पेड़ यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पहाड़ में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बांज, बुरांस, चीड़, ये सारे आपको यहाँ पर वनस्पतियाँ प्रमुखली देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है प्रमुख नदियों की। तो प्रमुख नदियों में ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पर देहरादून की अगर हम नदियाँ देखते हैं तो सबसे प्रमुख यहाँ पर यमुना नदी है और साथ ही साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ पर है। तो एक तो आपको यमुना देखने को मिलती है, दूसरी आपको यहाँ पर टोंस देखने को मिलती है, आसन नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, रिस्पना देखने को मिलती है, वाल्दी देखने को मिलती है, सौंग नदी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी और आपको गंगा नदी यहाँ पर मिलती है जो कि ऋषिकेश की साइड में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यमुना नदी को। प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नदियों में सबसे पहले है यमुना, उसके बाद आप देखोगे टोंस, फिर आती है आसन। ठीक है, बाकी रिस्पन्ना है या फिर वाल्दी नदी है, ये सारी इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है, डिटेल में हमें ये तीन ही पढ़नी होती है और इसे और भी अच्छे तरीके से जब हम नदी तंत्र का चैप्टर करेंगे तब करेंगे। फिलहाल हम इसे देहरादून के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो अगर यमुना नदी की बात की जाए तो आप सबको पता होगा कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ पर्वत से। बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, अब आपका बंदरपूंछ पर्वत कहाँ पर है, ये है उत्तरकाशी में। तो वहाँ से आपकी जो यमुना नदी निकलती है और ये पूरे उत्तराखंड में कितना किलोमीटर बहती है, 136 किलोमीटर बहते हुए ये क्या होती है, देहरादून से राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक, बात की जाए यमुना की सहायक नदियों की तो एक तो टोंस इसकी सहायक नदी है, आसन इसकी सहायक नदी है। टोंस की अगर बात करें तो टोंस कहाँ से निकलती है, टोंस एक्चुअली में एक प्रॉपर नदी नहीं है, टोंस दो नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, टोंस को ही क्या कहा जाता है, तमसा कहा जाता है, तमसा भी टोंस का नाम है। टोंस दो नदियों से मिलकर बनी है, एक तो है सुपिन और दूसरी नदी है रुपिन।
बात करें हम सुपिन की, तो सुपिन कहाँ से निकलती है? ये भी यही बंदरपूंछ पर्वत से ही निकलती है, और ये कहाँ से निकलती है? स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से। बात की जाए रुपिन की, तो रुपिन आपकी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से आती है। और ये जो दोनों नदियां हैं, टोंस और यमुना, ये क्या करती हैं? उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए ये क्या करती हैं? आगे बढ़ती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आसन की बात करें, तो आसन निकलती है आपकी आशारोड़ी देहरा मार्ग से। आसन नदी की अगर मैं बात करूं, तो ये निकलती है आशारोड़ी देहरा मार्ग से, देहरा मार्ग से। ठीक है, और ये यमुना में कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है धालीपुर के इलाके में। धालीपुर में ये जो है यमुना में मिल जाती है। तो ये तो है यहाँ की देहरादून की प्रमुख नदियाँ, यमुना, टोंस, आसन, ये आपको याद रखनी है। गंगा की बात करें, तो गंगा सिर्फ ऋषिकेश में थोड़ा सा मिलती है, वो बहुत छोटे से एरिया में है, वहाँ पर जो है गंगा भी बहती है ऋषिकेश में। ठीक, इसके बाद जो आपकी यमुना नदी है, ये आप सबको पता है कि ये कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी का जो बंदरपूंछ पर्वत है, उसमें जो हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद, वहाँ से आपकी यमुना निकलती है। 136 किलोमीटर ये राज्य में बहती है, और उसके बाद राज्य से बाहर निकल जाती है। टोस की बात करें, तो टोस आपकी दो नदियों से मिलकर बनी है, रुपिन और सुपिन। रुपिन कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। सुपिन आपकी निकलती है बंदरपूंछ पर्वत के स्वर्गारोहणी हिमनद से। उसके बाद ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? टोस का निर्माण करते हैं, जिसको बोला जाता है तमसा। ठीक है, टोस को ही तमसा बोला जाता है। और 148 किलोमीटर बहने के बाद ये भी राज्य से बाहर हो जाती है। आसन कहाँ पे मिलती है? आसन मिलती है धालीपुर में, किससे? यमुना से। ठीक है, आशारोड़ी देहरा मार्ग से आपकी आसन नदी निकलती है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर जो है ताल कौन कौन से हैं, तो मुख्य ताल आपको सिर्फ दो ही देखने को मिलेंगे, और वो है चंदवाड़ी और कासरो। तालों की अगर बात की जाए, तो चंदवाड़ी और कासरो दो ही यहाँ पर ताल हैं। सहस्त्र ताल भी है। तीसरा है सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल कौन सी नदी पे है? ये वाल्दी नदी के तट पर है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि सहस्त्र ताल कौन सी नदी के तट पर है, तो ये है वाल्दी नदी के तट पर। और सहस्त्र ताल में क्या पाया जाता है? गंधक युक्त, इसका जो जल है गंधक युक्त है। और गंधक युक्त जल जो है वो किस लिए यूज़ होता है? स्किन रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि आपको दांत, खाज, खुजली, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अगर गंधक युक्त जल से नहाएंगे, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लेना। ताल आप ये याद रखना, चंदवाड़ी, कासरो और सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल है वाल्दी नदी के तट पर। ठीक, अब बात आती है जल विद्युत परियोजनाओं की। तो जल विद्युत परियोजना जो हम देखेंगे, नदियों के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यमुना नदी पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। सबसे पहले यमुना की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली है व्यासी जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले आपको क्या नोट करनी है? व्यासी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, व्यासी जल विद्युत परियोजना ये जो है यमुना नदी पर है और देहरादून में है। नॉर्मल एग्जाम्स में ये इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका लखवाड़, ये इंपॉर्टेंट है। लखवाड़ थोड़ा इसे डिटेल में देख लेंगे। लखवाड़ जो है ये क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का क्या मतलब होता है? जिस परियोजना से बहुत सारे आपके काम हो रहे हों, यानी कि विद्युत तो उससे बनता ही बनता है, साथ ही साथ में अगर सिंचाई का काम हो रहा है या फिर मत्स्य पालन का काम उसमें हो रहा है, तो बहुत सारे जब काम एक ही परियोजना से हो रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो लखवाड़ आपकी क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस परियोजना की यह है कि ये 6 राज्यों में, इसका जो पानी है वो 6 राज्यों में जाता है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका उत्तराखंड हो गया, एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा आपका हो गया,
और आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, तो ये 6 जिले, ये 6 राज्य हैं सॉरी, जहाँ पर आपकी लखवाड़ बांध परियोजना जो है वहाँ से क्या जाता है, पानी जाता है। और सबसे ज़्यादा पानी जो जाता है वो जाता है हरियाणा को, और 47% यानी कि 47% पानी ये हरियाणा को जाता है यहाँ से। ठीक है, और लखवाड़ जल विद्युत परियोजना जो है, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना शुरू कब की गई थी, इसका जो काम है वो किया गया था 1976 में। 1976 में इसको योजना आयोग के द्वारा मंजूरी दी गई थी। 1976 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी। ठीक है, 1976 में जब योजना आयोग के द्वारा मंजूरी दे दी गई, उसके बाद 1986 में इसमें क्या किया गया, पर्यावरणीय मंजूरी इसको मिली है। वो कब मिली है, 1986 को। पर्यावरणीय मंजूरी क्यों मिलनी चाहिए किसी भी बांध को, ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई बांध बन रहा होता है तो वो कोई छोटे मोटे इलाके में नहीं बन रहा होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में एक बांध बनता है। ठीक है, अब अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब टिहरी बांध का निर्माण शुरू होने वाला था तो उसकी बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, ये लोग जो लोग थे इन्होंने बहुत ज़्यादा उसका क्या किया था, विरोध किया था। ये क्यों किया गया था, क्योंकि जो टिहरी बांध है उसके सेंटर से, उसके नीचे से एक रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है केंद्रीय भ्रंश रेखा। केंद्रीय भ्रंश रेखा क्या होती है, ये केंद्रीय भ्रंश रेखा जो है ये भूकंप जो आता है उसका एक मुख्य कारण होता है केंद्रीय भ्रंश रेखा, और दूसरा होता है प्लेट विवर्तनिकी। इन दोनों चीज़ों से जो है भूकंप आता है किसी भी जगह पे। ठीक है, जब ये प्लेट खिसकनी स्टार्ट हो जाती है या फिर जब ये जो रेखा है ये कहीं से गुजर रही है, वहाँ पर भूकंप आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है टिहरी बांध का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जब कोई बांध बन रहा होता है कहीं पर, उसको क्या दी जाती है, पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है। ठीक, लखवाड़ बांध भी ये बहुउद्देशीय परियोजना है, इसलिए इसको भी पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। ये कब दी गई थी, 1986 में। ठीक है, उसके बाद जब 1986 में इसको पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई, तब जाकर 1987 में इसमें क्या हुआ, काम शुरू किया गया। ठीक है, 1987 से काम शुरू किया गया था। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, वो है इसको राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया था, और वो किया गया था 2008 में। क्या किया था, राष्ट्रीय योजना घोषित, केंद्रीय सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया था। और जब कोई भी परियोजना जो उसको राष्ट्रीय योजना घोषित करती है केंद्र सरकार, तो उसका 90% जो उसका खर्चा होता है वो उठाती है आपकी केंद्र सरकार। ठीक है, तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, बट आपको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राष्ट्रीय योजना का दर्जा कब दिया गया था, वो दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 2008 में। ठीक, तो ये तो आपकी हो गई यमुना नदी पे जो भी परियोजनाएं चल रही हैं। बाकी ढालीपुर परियोजना आपकी यहाँ पर चल रही है, ढकरानी परियोजना चल रही है, कुल्हाल परियोजना चल रही है, इनके भी आप नाम नोट कर लेना। इसके अलावा कौन कौन सी हैं, ढालीपुर परियोजना है, ढकराल परियोजना है यमुना नदी पर, कुल्हाल परियोजना है, कुल्हाल के बाद है खोदरी और हथियारी। ये सारी परियोजनाएं किस पर चल रही हैं, आपकी यमुना नदी पर चल रही हैं। ठीक है, अब अगर बात करें टोस नदी की, तो टोस नदी पर भी कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि आपकी इचरो परियोजना हो गई, छिब्रो परियोजना हो गई, कोठी परियोजना हो गई और किसाऊ परियोजना हो गई। टोस नदी की बात करें तो टोस पर आपकी चल रही है छिब्रो, इचारी परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना और चौथी है कोठी बांध परियोजना। ठीक है, तो ये 4 परियोजनाएं किस पर चल रही हैं, ये चल रही हैं टोस नदी पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जिसका आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसका नाम भी सुना होगा पहले। तो जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे पहली परियोजना है, सॉरी, उत्तर भारत की क्या है, ग्लोगी जल विद्युत। अच्छा, इसको हटाई देती हूँ मैं, ये आप लोग ऐसे ही नोट कर लेना। इसमें पूछा जाएगा कौन सी नदी पर है और कहाँ पर है, तो जैसे आपको इतना ही इसमें पता होना चाहिए। अब ग्लोगी जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है ये उत्तर भारत की क्या है, सबसे पहली परियोजना है।
ठीक है, सबसे पहली परियोजना है। कहाँ पर ये है? ये मसूरी रोड पे जो भट्टा फॉल है वहाँ पर ये बनाई गई है। आप लोग भट्टा फॉल गए भी होंगे, ठीक है। तो कहाँ पर है अगर पूछा जाता है तो मसूरी में भट्टा फॉल के पास। ठीक है, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए आपसे तो स्थापना इसकी हुई थी 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? मसूरी में भट्टा फॉल में। इसके बाद इसमें जल विद्युत उत्पादन कब से शुरू हुआ है? वो हुआ है आपका 1912 में। जल विद्युत उत्पादन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके किसके बारे में? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उत्तर भारत की सबसे पहली परियोजना है। काम शुरू कब से हुआ, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। और इसमें जल विद्युत उत्पादन कब से शुरू हुआ है? 1912 से शुरू हुआ है। भट्टा फॉल में है, मसूरी रोड पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतने ही पॉइंट्स ये पता होने चाहिए। मसूरी में कौन कौन सी परियोजनाएं किस नदी पर हैं ये पता होना चाहिए। अब बात आती है कि यहाँ पर खनिज संपदा क्या क्या है देहरादून में। ठीक है, खनिज संपदा की अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो खनिज संपदा में सबसे पहला जो है वो है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर देहरादून में बहुत ही अच्छी किस्म का यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। इसके साथ ही साथ संगमरमर भी यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म का पाया जाता है। अब मसूरी है, मसूरी में क्रीम कलर का चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो स्पेसिफिकली आपकी एक जगह से ही मिली होंगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ देहरादून में सेल खड़ी मिलती है, खड़िया यहाँ पर मिलती है, फास्फेट यहाँ पर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं बट बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो एक तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या मिलता है? मसूरी में क्रीम रंग का चूना पत्थर मिलता है, संगमरमर उत्तम किस्म का यहाँ पर मिलता है, और चूना पत्थर देहरादून में भी बहुत अच्छी किस्म का मिलता है। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? ये मिला है मंदारम और बाराकोट से। मंदारम बाराकोट से जो है आपको अच्छी किस्म का चूना पत्थर मिला है। अब वहां पर इसका काफी अच्छा चूना भंडार है। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलता है? संगमरमर यहाँ मिलता है, फॉस्फेट आपको यहाँ मिलेगा देहरादून में, सेल खड़ी यहाँ पर मिलती है, बेराइट्स आपको यहाँ मिलेगा, सिलिका सैंड आपको यहाँ पर मिलेगा, खड़िया आपको यहाँ मिलती है, खड़िया या फिर जिसको आप चौक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा डोलामाइट आपको यहाँ मिलेगा, जिप्सम भी यहाँ पर मिलता है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो खनिज संपदा यहाँ पर मिलती है देहरादून में। ठीक है, तो इसमें एक तो ये याद रखना है कि चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है? मंदारम और बाराकोट में मिलता है। साथ ही साथ मसूरी में क्या मिलता है? क्रीम कलर का चूना पत्थर। ठीक है, तो इन चीज़ों को इसी तरीके से याद कर लेना है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मसूरी में क्या मिलता है? क्रीम रंग का जो है चूना पत्थर मिलता है। और दूसरा चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है? मंदारम और बाराकोट में मिलता है। और देहरादून में संगमरमर भी अच्छी किस्म का मिलता है। ठीक है, ये हो गई आपकी खनिज संपदा। अब थोड़ा सा राजाजी नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क देहरादून के कहाँ पर लगता है? ये आपका दक्षिण पश्चिम में लगता है, तकरीबन यहाँ हरिद्वार के इस इलाके में। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? राजाजी नेशनल पार्क है। तो राजाजी नेशनल पार्क के बारे में आपको ये बात तो पता ही होगी कि ये हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून 3 जिलों को मिलाकर यहाँ पर बना है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें देखेंगे क्योंकि ये अलग से टॉपिक है आपका। किस किस को मिलकर बना है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देहरादून प्लस हरिद्वार जिला इसमें आता है, प्लस आपका पौड़ी जिला इसमें आता है, पौड़ी गढ़वाल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लेकिन मुख्यालय इसका क्या बनाया गया है? देहरादून को इसका मुख्यालय बनाया गया है। मुख्यालय कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में।
मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, कितने क्षेत्रफल पर है ये? 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है। अब बात आती है इसकी स्थापना की। स्थापना इसकी हुई थी 1983 में। किसके नाम पर ये बना है? तो ये बना है श्री राजगोपालाचार्य के नाम पे, ये आपको पता होगा। ठीक है, किसके नाम पर बना है? श्री राजगोपालाचार्य के नाम पर ये बना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है वो है, इसको 15 अप्रैल 2015 को क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो उत्तराखंड का ये दूसरा टाइगर रिजर्व था, सेकंड है। ठीक है, पहला कौन सा है? कॉर्बेट है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का ये 48वां टाइगर रिजर्व था। ठीक, तो इतनी बातें आपको राजाजी नेशनल पार्क के बारे में भी देख लेनी है। इसके बाद आज का अंतिम फैक्ट है मसूरी वन्यजीव विहार। तो मसूरी वन्यजीव विहार जो है वो क्या है? हमारे राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी और राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो इस सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले कि अभी देखिए 2-2 दिन करके हम डिवाइड करने वाले थे, तो आप लोग मुझे बता देना कि फर्स्ट के जो 2 दिन है यानी कि मंडे और ट्यूसडे जो है आपको उत्तराखंड उस दिन पढ़नी है, जीएस आपको ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़ना है और फ्राइडे और सैटरडे हम हिंदी करें या फिर आपको इससे आगे पीछे करना है, जैसा भी कंफर्टेबल हो मुझे बता देना। जिस हिसाब से कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं आपको आगे इसको लेकर चलूँगी नेक्स्ट वीक से। ठीक है, अगर कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं जैसा चल रहा है 2 दिन फर्स्ट के मैं उत्तराखंड लेके चलूँगी, उसके बाद 2 दिन मैं जीएस के लेके चलूँगी और एंड के जो 2 दिन है फ्राइडे सैटरडे, उन 2 दिनों में हम हिंदी लेकर चलेंगे। ठीक है, और संडे को हमारा पूरा रिवाइज होगा, रिवीजन इसका किया जाएगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लेना, इसको रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।